बाधाएं आती हैं आए, गिरह प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित रघुवंशी, आप सभी का रीजनिंग मेंटोर। प्यारे दोस्तों, एक ऐसे स्टूडेंट से आज आप सभी को मैं रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में IBPS एग्जाम को क्लियर किया। तो मैं वेलकम करता हूं हमारे नवनीत उपाध्याय का। थैंक यू सर। तो कैसे हैं आप सर नवनीत? अच्छा हूँ सर। ओके, तो शुरू करने से पहले नवनीत, मैं आपकी जर्नी के बारे में या फिर यूं कहें कि आप जो भी आपको मन में आ रहा है, आप सबसे पहले अपने बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं आप अपने बारे में बताएं एक बार। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रोजगार विद अंकित का और सर आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें ये प्रिविलेज दिया कि हम जो भी जिस तरह से भी मेरी जर्नी रही है उसको मैं आप सबके साथ और सारे स्टूडेंट्स के साथ साझा कर पाऊँ। तो थैंक यू सर। मेरा नाम नवनीत उपाध्याय है, मैं आजमगढ़ से हूँ और मैं लखनऊ में रह के अपनी स्टडीज़ किया। और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने IBPS PO क्लियर किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन। थैंक यू सर। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है, आपका बैकग्राउंड 10th और 12th में? सर 10th और 12th में मेरा बैकग्राउंड अच्छा रहा है। मैं अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी रैंक्स टॉप 3 टॉप 5 आती रहती थी क्लासेस में। और मुझे सबसे ज़्यादा गाइडेंस मेरे दादाजी से मिला, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। वेरी गुड। यस सर। तो उन्होंने हमारे लिए स्कूल्स जो चुने वो हमारे एरिया के, हमारे फील्ड के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक थे। तो सर मैंने क्लास 10th अपना दुर्वासा पब्लिक स्कूल से किया। जो दुर्वासा धाम बहुत ही फेमस जगह है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। दुर्वासा ऋषि जी के नाम से फेमस है। वहाँ पे हमारा स्कूल था। तो 10th तक की पढ़ाई हमने दुर्वासा के स्कूल में करी। और सर 10th में मैंने 83% मार्क्स स्कोर किया। वेरी गुड। उसके बाद सर मैं मूव किया आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिटी में एक स्कूल था, चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ से मैंने अपना 11th और 12th कंप्लीट किया। तो 12th में क्या कौन सी स्ट्रीम रही थी आपकी? सर मैंने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किया हुआ है। PCM? यस। और ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स से किया है। मतलब इतना चेंज क्यों? भाई 12th तो आपने PCM से सही जा रहा था, फिर ग्रेजुएशन में ऐसा क्यों? सर ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेने के पीछे कहानी ये रही कि मेरा डिफेंस टारगेट था उस टाइम जब मैं 12th पास कर रहा था। और मेरा प्राइम टारगेट था सर NDA। तो मैंने NDA की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। साथ ही साथ आर्ट्स मैंने इसलिए चूज़ किया कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए उस NDA की प्रिपरेशन के लिए। तो फिर ये बैंकिंग में आना कैसे हुआ? सर 12th के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया। और सर मैं नेशनल PG कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। और उस दौरान मैं डिफेंस के इंटरव्यूज़ देता रहा, टेक्निकल एंट्रीज, NDA। और फिर सर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नवंबर 2021 में, तब तक सर मैं बैंकिंग के लिए एलिजिबल नहीं हुआ था। और फिर सर मैं बैंकिंग के लिए जब भी एलिजिबल हुआ तो 2022 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। तो बैंकिंग ही क्यों? इससे पहले तो आप डिफेंस की तैयारी कर रहे थे। यस सर। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या मूड बदला कि भी मुझे बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए? यस सर। जैसा कि सर डिफेंस के इंटरव्यूज़ देते टाइम मुझे लगा कि ये काफ़ी अनसर्टेन है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी जज करते हैं। और उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर वो ट्रेड्स पर्सनालिटी के हैं आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो वो सेलेक्ट करते हैं। और सर कभी कभी उन चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है और कभी कभी नहीं भी किया जा सकता कि बचपन से आप किस तरह बने हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो क्या कितनी बार SSB आपने दिया? सर मैं 10-11 अटेम्प्ट्स दिया। 10 से 11 अटेम्प्ट आपने SSB दिए? यस सर। 10 से 11 बार आपको मतलब फेल्योर ही देखने को मिला। तो फिर अचानक बैंकिंग की तरफ? यस सर। फिर किसी ने सजेस्ट किया, किसी ने गाइड किया, या फिर खुद से ही ऐसा मूड बदला कि नहीं मुझे तो बैंकिंग की तरफ ही जाना है? सर गाइडेंस ज़रूर रहा। किसका? मेरे अंकल का। वो एयरफोर्स में हैं, इस टाइम रिटायर्ड हैं। और वो यूको बैंक में वर्किंग हैं। मतलब एक्स सर्विस मैन के उस पर हो गए एक्स सर्विस। तो एज ए क्लर्क या फिर? क्लर्क।
ओके वैसे मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि आर्मी पर्सन जितने भी हैं वो क्लरिकल के पोस्ट पे ही ज़्यादा देखने को मिले हैं मुझे। Yes. चलिए बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि भी क्या क्या चैलेंजेस रहे इस सफ़र तक पहुंचने के लिए? सर बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, जैसे कि शुरुआत जब करी थी तो सर लगता था कि ये क्वेश्चंस कैसे पॉसिबल हैं, कैसे हो पाएंगे। और जब सर बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी स्टडी है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, कैलेंडर जारी हो जाता है, प्री के एग्जाम्स फिक्स होते हैं, एग्जैक्टली बस जनवरी में आपको कैलेंडर पहले ही पता चल जाता है। यस गुड। मेंस की डेट फिक्स होती है, बिल्कुल। रिजल्ट की डेट फिक्स होती है, तो सर काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, तो इस वजह से भी बैंकिंग चुना। और जब सर शुरुआत में मॉक टेस्ट करने बैठता था तो उन लड़कों को देखता था जो टॉप 10 में होते थे, टॉप 20 में होते थे, तो यकीन नहीं होता था कि इतना भी मार्क्स लाया जा सकता है। तो सर तैयारी उस टाइम तो बस जस्ट स्टार्ट की थी, तो जैसे ऐसा उस टाइम इस तरह का लगता था कि ये लोग तो अलग ही तरह के लोग हैं, ये इतना बेहतर, इतना ज़्यादा मार्क्स 100 में से 94, 95 इतने मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। ओके तो ये मतलब पहले अटेम्प्ट में ऐसा क्या कमी रह गई थी या मेंस तक पहुंचे थे, मतलब क्या रहा था पहले अटेम्प्ट में जो नहीं हो पाया था? सर पहले अटेम्प्ट में तो ज़्यादा फोकस था प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स पे? यस सर। मेंस के लेवल के क्वेश्चंस हमने थोड़े अवॉइड करे। मैं इसी को एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। देखिए बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट बात कह गए कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट में फोकस किया था प्री की ओर, जो कि मैं अक्सर आपसे अपनी क्लासेस में बोलता रहता हूँ कि आपको प्री के साथ साथ मेंस को लेकर चलना पड़ेगा। तो पहला अटेम्प्ट आपका इसी रीजन की वजह से रहा कि भाई आपने प्री को फोकस ज़्यादा किया। यस। और कहीं ना कहीं फिर मेंस में आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन प्री हो गया था पहले अटेम्प्ट में। यस सर, पहले अटेम्प्ट में मेरा आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। ओके। और सर आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। यस। लेकिन मेंस दोनों आपका जो है, दोनों का मेंस में क्या रहा फिर? सर दोनों का ही मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और आईबीपीएस पीओ में सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मेरा सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया था। अच्छा, बाकी वैसे हो गया था? यस सर, डिस्क्रिप्टिव में रह गया? डिस्क्रिप्टिव में। ओके। ये भी मैं अपनी क्लासेस में बताता रहता हूँ बच्चों को, क्योंकि ये सेम जो आज आपके साथ हुआ है मेरे साथ भी ऐसे ही एक बार हुआ कि डिस्क्रिप्टिव में मैं भी ऐसे ही, मतलब सब कुछ अच्छा रहा लेकिन सिर्फ सिलेक्शन कहाँ से रुका, मतलब डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है रह गया, तो फिर इंटरव्यू तो फिर आगे का तो प्रोसेस रुक ही जाता है फिर। आप ये बताइए कि जो ये आपकी सफलता रही, यस सर, तो इसमें अहम भूमिका सबसे ज़्यादा किसकी रही है आपके लिए? सर सराउंडिंग्स में जो भी लोग थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। लाइक फैमिली Yes, या फिर family, कोई आपका मेंटोर, फ्रेंड्स? कौन ऐसा? बिल्कुल सर। तो सर फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा रहा। ओके। जी, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, हर तरह से। और सर जैसा कि दादाजी रिटायर्ड हैं आर्मी से, तो वो फाइनेंशियली उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। जब भी किसी भी तरह की कोई फरमाइश होती थी, दादाजी बिल्कुल तैयार होते थे कि हाँ बिल्कुल लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यस सर। और तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिला, तो आपका फिर उसमें क्या रोल रहा था? कि जैसे मुझे आपने अभी बैक ऑफ द बताया मुझे कि मैंने सर ट्यूशन से बहुत चीज़ें की, मैं होम ट्यूशन देता था। यस सर। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको होम ट्यूशन देने पड़े? सर एक्चुअली ऐसा था कि मैं जैसे ही 12th पास किया, एक्सपेक्टेशन फैमिली की थी कि पढ़ने में ठीक है, अच्छा कर पाया क्लासेस में, तो ये फटाक से जॉब ले लेगा। लेकिन सर जब हम उस तरह के बैकग्राउंड से निकल के आते हैं, जैसा कि मैंने दुर्वासा पब्लिक स्कूल से किया, उसके बाद फिर चिल्ड्रन में पढ़ा, तो सर वहाँ से जब निकल के आते हैं तो देखते हैं कि कंपटीशन इस लेवल का है, एक से एक लड़के हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ये चीज़ें अजीब सी लगती हैं कि मैं कैसे कर पाऊँगा। और सर मैं जैसे ही 12th के बाद मैंने और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, एसएससी के भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए। अच्छा। यस सर। तो उनमें लगातार असफलता मिली, तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ। ओके। और सर ग्रेजुएशन, तो अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, एसएससी का भी एग्ज़ाम आप साथ के साथ दे रहे थे, बैंक की भी तैयारी साथ के साथ कर रहे थे, यस सर, क्या एक साथ दोनों को लेके चला जा सकता है या फिर मतलब एक ही तरफ हमें जाना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मेरी क्लियर एडवाइस है कि इस लेवल के कंपटीशन में आपको बिल्कुल एक ही चुनना होगा, एक ही क्लियरली एक चुनना होगा, आप तभी सफलता पाएंगे। लाइक दो नाव में पैर रखना। यस भयावह हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और टाइम टेबल
का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में? यस सर, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि मैं सुबह उठता था और योगा करता था। ओके। एक सर हैं हमारे यहीं दिल्ली के हैं, धनंजय सर नाम है। ओके। तो वो रोज़ सुबह ऑनलाइन क्लास में हमें योगा कराते हैं। योगा कराते हैं। ऑफलाइन भी लोग आते हैं और वो सर कोई फीस नहीं लेते हैं। अच्छा। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर फाइन लगती है अगर आप मिस करते हो क्लासेस। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्लास, लेकिन अगर आप स्किप करते हैं तो फिर उस केस में फाइन देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा। तो सर मैं सुबह उठता था और योगा करता था। ओके। और मुझे सुबह उठाने का काम सर ही करते थे। अच्छा। यस सर। और योगा से जो दिन की शुरुआत होती थी, एक एक्सरसाइज करके एक हेल्दी शुरुआत होती थी दिन की। मतलब आप एक्टिव रहते हैं। यस सर, बिल्कुल। और फिर योगा करने के बाद सबसे पहले तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। ओके। और मैं सर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता था। इंडियन एक्सप्रेस, वो तो मैं बच्चों को अभी भी मैं बताता ही हूँ कि आप अगर बिगिनर हैं, शुरुआती हैं, तो आप ना जाकर हिंदू एडिटोरियल पे आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करें तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान रहती है रादर देन उसके कंपेरेटिवली थोड़ी। हाँ। और सर मेरे एक फ्रेंड हैं, अभिषेक तिवारी नाम है उनका। ओके। वो सर इस साल उन्होंने SBI PO भी क्लियर किया। वेरी गुड। यस सर। तो उनके साथ मैं टारगेट्स बनाता था। अच्छा। यस सर। तो हम एक दिन पहले डिसाइड करते थे कि हम अगले दिन क्या पढ़ेंगे। अगले दिन क्या? यस। और टेलीग्राम पे हम डेली टारगेट्स बनाते थे पोल्स के फॉर्म में। ओके ओके ओके। और एक एक करके हम उसको कंप्लीट करते थे। तो मैं ये एक चीज़ और बीच में इस रोके में बोलूँगा कि डेली टारगेट आप बना तो लेते थे। यस सर। लेकिन आप उसका कितना % कवर कर पाते थे? जेन्युइनली बताना, ये बच्चे मतलब जानना चाहते हैं आपसे चीज़। सर हर एक चीज़ बिल्कुल 100% नहीं हो पाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर वो तो कहा भी जाता है कि Yes, कोई ऐसी मशीन भी नहीं बनी, लॉसेस तो होते ही होते हैं, 100% तो एफिशिएंसी दे ही नहीं सकती। Yes, sir. नहीं बिल्कुल ये तो जेन्युइन है। हाँ, लेकिन मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों को भी समझ में आए कि आप कि 80% या 90% या 70% में उस डेली टारगेट का अचीव कर लेता था हर दिन। यस सर। तो आप कितना % करते थे? सर मैं मानता हूँ कि अगर 10 आवर का आपने बनाया Okay. तो उसमें से 8 आवर का आपने कंप्लीट किया। मतलब अगर बनाए हुए टारगेट्स का आपने 80% कंप्लीट किया तो आप जीत गए। आपने उस दिन का काम पूरा अच्छी तरह से कर लिया। हाँ, तो यही है बच्चों, मतलब कहीं ना कहीं आपको डेली टारगेट सेट करने होंगे, राइट? और उस डेली टारगेट का एटलीस्ट 70 to 80% तो आप जरूर कवर करें। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप जब तक सोएं ना, जब तक कि वो टारगेट एटलीस्ट 80% 70% ना कवर हो जाए। तो क्या आपने भी ये मतलब टू डू लिस्ट होता है या टाइम टेबल या डेली टारगेट, ये पूरा जेन्युइनली आपने फॉलो किया या बीच बीच में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती थी? सर डेफिनेटली गड़बड़ हो जाती है। अच्छा। यस सर, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता। ओके। परफॉर्मेंस किसी मॉक टेस्ट में अच्छी नहीं होती तो हमें लगता है कि कैसे पढ़ाई हो रही है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सर तो फिर मतलब फिर आप मोटिवेट कैसे करते थे अपने आप को? मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका कोई टारगेट छूट गया। यस सर। अब जब टारगेट छूटता है तो कहीं ना कहीं अगर एक सीरियस एस्पिरेंट तो डिमोटिवेट होता ही होता है। फिर अपने आप को कैसे आप चार्ज करते थे कि नेक्स्ट डे भी नहीं, मुझे अब करना है उसको डेली टारगेट को? सर एक कोट है जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करता है। ओके। ओशो ने कहा है सर इस कोट को। उसमें उन्होंने कहा है कि चिंता करने वाला मनुष्य परमात्मा की व्यवस्था पर शक करता है। अच्छा। यस सर। बहुत बढ़िया। तो वेरी गुड सर अल्टीमेटली क्या है कि जो आपकी जो होना है, आपकी नियति पहले से ही वो यस सर प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है। तो बस करना क्या है कि बढ़ते रहना है। बढ़ते ना आप, मतलब कोई जी बिल्कुल सही कहा है कि नियति तो है ही, लेकिन आपको अपने कार्य को ना पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसको फॉलो करना है। मतलब उस अपने कर्म को करते रहिए, राइट? क्या होगा क्या नहीं होगा उसको जाने दीजिए, उसको रहने दीजिए। जो भी होगा ना, अगर सही डायरेक्शन में पूरी ताकत से काम किया गया है तो उसका एट द एंड रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही रहता है, वो आपके फेवर में ही आएगा, राइट? चलिए। और सर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एक मैंने लगा रखा था कि डोंट डू योर बेस्ट, डू वॉट एवर इट टेक्स। आपको जॉब लेनी है तो लेनी है, आपको वो सब करना है जिससे आपको वो चीज़ अचीव हो। ये भी बहुत सही बात की कि आपको भाई करना है तो मतलब करना ही है। यस। ठीक है, मतलब ठान लीजिए, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। बिल्कुल। तो ठानना है आपको। ओके,
तो अब चलते हैं हम सब्जेक्ट की ओर, यस क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इस उम्मीद से तो आते हैं कि हमें सब्जेक्ट वाइज भी कुछ पता लगे। तो सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट से भी पहले, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम क्लरिकल का है तो प्री मेंस में है, और पीओ है तो प्री मेंस और इंटरव्यू में है। और आपने, मुझे पूरा विश्वास है, आपने दोनों ही दिए होंगे, क्लर्क भी दिया होगा और पीओ भी दिया गया होगा। तो पहले प्री से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो क्लरिकल के लिए हो चाहे पीओ के लिए हो। प्री के लिए क्या आपकी तैयारी थी? सर प्री के लिए सबसे पहले तो फाउंडेशन जो अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं बहुत सारी, फाउंडेशन बैचेस हैं। ओके तो उनसे मैंने आइडिया लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके और एक सिलेबस जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत लिमिटेड है बैंकिंग का। तो सर उसको फटाफट कंप्लीट किया जा सकता है। ओके। और अब बात आती है सर प्रैक्टिस की। तो जब आप चाहे किसी भी यूट्यूब से, चाहे फिर वो आप किसी भी पेड बैच से या किसी भी पीडीएफ से, यस सर, मतलब जब आप प्री कर rहे थे तो क्या आपको ये नहीं लग रहा था कि भी मेंस भी साथ के साथ कर चलूँ, या फिर मेंस भी साथ के साथ आप कर रहे थे? क्या मतलब सिर्फ प्री के लिए ही चल रहा था आपकी तैयारी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती हुई, और मैं चाहता हूँ कि ये गलती दोहराई ना जाए किसी के द्वारा। और सर अगर कोई भी टॉपिक हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि प्रीलिम्स के लिए उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको कवर किया जाए। साथ ही साथ उसी टाइम मेंस के लेवल के भी क्वेश्चंस को ख़त्म किया जाए प्रैक्टिस करके, और कम्प्लीटली उस टॉपिक पे कमांड स्थापित करी जाए। तो प्री एग्जाम तो सब जानते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी बेस्ड है। यस सर, स्पीड जितनी अच्छी होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो आपने स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की? सर मॉक टेस्ट ही एक की है जो प्रीलिम्स पास कराती है। प्रीलिम्स पास कर, पढ़ने को तो सर हम सिलेबस कवर करते हैं और हमें क्वेश्चंस आने लगते हैं, हम लगाने लगते हैं, लेकिन सर जो एग्ज़ाम का रियल जो है फील आता है वो मॉक टेस्ट देने पे आता है। ओके। तो क्या आपने ये चीज़ कभी ऑब्जर्व की कि जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसका लेवल बहुत ज़्यादा रहता है रादर देन हमारे जो रियल एग्ज़ाम होता है उसमें? ऐसा कुछ देखने को मिला कभी? जैसे आपने कोई भी मॉक दिया हो, कहीं से भी आपने जैसे दे रहे हैं मॉक, तो क्या मॉक का उस जो आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे तो उसके में लेवल में क्या डिफरेंस रहता था? यस सर, डिफरेंस रहता था। कोई मॉक टेस्ट किसी फर्म का लो होता था, लो लेवल उसका थोड़ा डाउन रहता था रियल एग्जाम पेपर से। किसी का टफ रहता था, किसी का स्लाइटली अप डाउन रहता था। तो फिर कहीं ना कहीं ये भी एक डिमोटिवेशन का कारण है। मान लीजिए जब इजी है तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके ज़्यादा हो गए, Yes, sir. लेकिन जब मान लीजिए वो एक मॉक ऐसा मिल गया आपको देखने के लिए जो टफ है, या यू कैन से मॉडरेट से भी एक लेवल ऊपर है, Yes, sir. डिफिकल्ट भी नहीं है बट मॉडरेट से एक ऊपर है, यस सर। तब आप अपने आप को कैसे करते थे? सर यहाँ पे सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि आपके परसेंटाइल 90 से अबव हैं अगर, तो आप ठीक स्थिति में हैं। गुड। चलिए, तो और मेंस के लिए क्या अलग किया आपने? सर मेंस के लिए मैं इंग्लिश के लिए तो सर मैं न्यूज़पेपर ही प्रेफर किया। इंग्लिश के लिए मैं कुछ दूसरा पढ़ाई नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। और सर जो बैंकिंग की इंग्लिश है, मैं ये चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि वो रीडिंग हैबिट अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं, इसमें कोई बिल्कुल भी दोहरा वाली बात ही नहीं है। अगर रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है या आपने रीडिंग पे काम नहीं किया है तो फिर कहीं ना कहीं, जैसे बहुत लोग कह देते कि नहीं पहले तो आप टेंस पढ़ लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, लाइक है ना, इस तरह से। मुझे लगता है कि आप उसको तो एक गो थ्रू हो जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेना है। यस सर। आपको ज़्यादा सीरियस लेना है अपनी रीडिंग स्किल पे। जितना अच्छी रीडिंग स्किल करोगे उतना ही बेहतर होगा। एग्जैक्टली। ओके, ये तो इंग्लिश की बात होगी। बाकी और सब्जेक्ट में? सर मैथ्स के लिए पहले तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए। ओके। और साथ ही साथ मैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और जो वन लाइनर होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ओके। यस सर। तो डीआई का बहुत ज़्यादा शोर रहता है पीओ में। बिल्कुल, क्योंकि आपने पीओ ही क्रैक किया है, तो डीआई और पजल, मैं एक साथ दोनों का एक साथ पूछ रहा हूँ। डीआई और पजल के लिए आपका कैसे आपने उसको मजबूत किया? क्योंकि प्री में तो सीधा सा मतलब है कि आपने बेसिक एक बार कवर कर लिया, बेसिक क्लियर कर लिया। बेसिक करने के बाद सिर्फ फिर मॉक टेस्ट। जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी होगी उतनी ही आप बेहतर आप प्रीलिम्स में कर सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन, नींव मजबूत होनी चाहिए, राइट?
आपको सारी अप्रोचेस प्रॉपर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैसे आपने डीआई और पजल को किस तरह से आपने डील किया था? सर मेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये पता हो कि छोड़ना क्या है। ओके, राइट, ये सबसे ज़रूरी बात यस कि मेंस के लिए तो सबसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या स्किप करें। Yes. ये सही। और सर मेंस के लिए जो मैंने डीआई प्रैक्टिस करी वो हाई लेवल डीआई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, यस सर। और पजल के लिए? पज़ल के लिए तो सर मैं पीडीएफ्स डाउनलोड करता था, बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं। यस ओके। और लेकिन ऐसा भी देखा है कि एसबीआई या आईबीपीएस की बात करें, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि उनका हर वो साल कुछ ना कुछ या तो डीआई में या कुछ ना कुछ पजल में, मेंस में कुछ ना कुछ वो नया जरूर लेकर आते हैं? Yes, sir. क्या ऐसा सच है? सर मैंने वही पीओ के 2 मेंस दिए हैं। हाँ। तो सर मुझे ऐसा कुछ बहुत चेंज दिखा नहीं, क्योंकि जो एजुकेटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे तरह की चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यस सर। ओके, गुड। और जनरल अवेयरनेस के लिए क्या रहा आपका? सर जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने पीयूष सर को फॉलो किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और तो कब से फॉलो किया सर को? सर को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं एक बार सर मैं आरआरबी का फॉर्म डाला था, आरआरबी पीओ का फॉर्म मैं एमपी से डाला था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा। यस सर। और सर मैं मेंस देने गया था, वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, उसने सजेस्ट किया जीए बाय पीयूष सर। अच्छा। यस सर। और तब से मैंने सर को फॉलो किया और डेफिनेटली मेरे जीए में हमेशा अच्छे मार्क्स रहे। अच्छे मार्क्स? आरआरबी क्लर्क मेंस में भी मेरे बढ़िया मार्क्स थे। और सर आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे जीए में 19.75 मार्क्स हैं। अच्छा। यस सर। और ये बहुत सारे लोगों के स्कोर कार्ड देख के और बहुत सारे लोगों से बातचीत करके लगता है कि 19-20 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं जीए में। ओके। अब पीयू में ही सिर्फ आरआरबी पीयू में तो खैर डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, लेकिन एसबीआई में और आईबीपीएस पीयू में तो डिस्क्रिप्टिव भी होता है। यस सर। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने अलग से किया कुछ? सर ये न्यूज़पेपर पढ़ना डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत नहीं, एक तो हो गया कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। Yes. एक तो वो पॉइंट हो गया। Yes, लेकिन एक होता है टाइपिंग स्पीड भी। Yes, sir. क्या वो उसका रोल होता है कुछ टाइपिंग स्पीड का, या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है? सर मुझे वैसे प्रोफेशनल टाइप की टाइपिंग करने आती नहीं है। Okay. मैं ऐसे ही देख देख के कीबोर्ड पे लिखता हूँ। तो आपने उसके लिए फिर कुछ अलग नहीं किया? नहीं सर, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस मैं 2-4-5 एप्लीकेशन मेंस के पहले एसेज वगैरह ऐसे ही टाइप करने की कोशिश की। और बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड ना होते हुए भी आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर थोड़ा बहुत आप जानते हो चलाना, तो आप कर सकते हैं। यानी कि उसके लिए आपको बहुत कुछ अलग से तैयार नहीं करना पड़ेगा। यस सर। राइट, ओके। अब बात आती है लास्ट इंटरव्यू की। यस सर। इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने, कैसे अपने आप को तैयार किया इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू के लिए मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश में दूंगा पूरा। ओके। तो सर जैसा कि मैं डिफेंस के इंटरव्यूज़ में गया तो वहाँ पे सर हिंदी ना के बराबर बोली जाती है। ओके। यस सर। तो लेकिन सर जब मैंने एडवाइस ली लोगों से और मैंने थोड़ा सा रिसर्च की इस बात पे, तो मुझे पता लगा कि मैं हिंदी में जवाब देने में ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा। ओके। Yes. हिंदी में जवाब देने में। लेकिन भले ही डिफेंस में हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन ऐसा बैंकिंग में तो नहीं है कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप चूज़ कर सकते हैं। यस। आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आप जिस भी लैंग्वेज में बोलें, आप अपने जो भी आपने तैयार किया है आप उसमें स्ट्रांग होने चाहिए। यस सर। क्योंकि जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब क्लैरिटी के साथ दिया जाए, चाहे वो हिंदी में दिया जाए चाहे वो इंग्लिश में दिया जाए। तो सर मैंने इंटरव्यू के लिए जो उस टाइम के बर्निंग टॉपिक्स थे मैंने उनको नोट किया, और मुझे याद है मैंने करीब 30 टॉपिक्स नोट किया मैं। ओके। और सर मैं जीए बाय पीयूष सर की एक प्लेलिस्ट है बैंकिंग अवेयरनेस की, और उसको सर मैंने पूरा एक तरफ से लेके देखा कुछ। ओके। मतलब ये कहने का इनका ये है कि जो हमारे पीयूष सर जो क्लासेस ले रहे हैं ना, तो इसमें जो क्लासेस सर ने ली हैं, लाइक चाहे सुबह में करंट अफेयर ले रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन में ले रहे हैं, राइट, या फिर उन्होंने अलग से स्पेशल जो इवनिंग में क्लासेस ली, तो उनका इम्पैक्ट पड़ेगा।
राइट? डेफिनेटली सर। और सर मुझे लगता है कि पीयूष सर से बढ़िया बैंकिंग अवेयरनेस अवेलेबल है नहीं ऑनलाइन दुनिया में। इसमें तो कोई शक नहीं है। Yes. मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से सर को जानता भी हूँ। कंटेंट वाइज तो मामला वाकई बहुत अच्छा है। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब सर हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कभी हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते, कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, कभी हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते, कभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हो नहीं पाते। तो इन सब के बावजूद सेल्फ डाउट होता है कि पता नहीं क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है लगे रहना। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंसी में ही आप 90% लोगों से आगे निकल जा चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं गिव अप कर देते हैं, कई दिन उनके बिना पढ़े चले जाते हैं। अगर आप इन सब के बावजूद थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, वो ये है कि मैं सिर्फ अपना फ़ोन योगा करने के बाद स्विच ऑफ करता था। ओके। और मैं जब होम ट्यूशन लेने जाता था तब मैं उसको स्विच ऑन करता था। अच्छा। और सर अगर आप फ़ोन को दिन भर यूज़ करना बंद कर दें या मिनिमाइज़ करें तो आपके पास वक्त ही वक्त है, बहुत सारा समय होता है सर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात की है कि इस फ़ोन ने भी कहीं ना कहीं हमारे समय को बर्बाद करने में काफ़ी हेल्प की है। सच बता रहा हूँ मैं। फ़ोन का एडवांटेज तो है ही है, लेकिन एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपने कहीं भी, जैसे आप किसी यूट्यूब खोल लिया, आप किसी क्लास के पर्पज़ से आप चले गए यूट्यूब के अंदर कि मुझे ये क्लास देखनी है, लेकिन गलती से नीचे कुछ आ गया, सॉन्ग आ गया या कोई रील आ गई, अगर आपने गलती से उसको खोल दिया तो फिर आपको भी नहीं पता लगेगा कि कब 3 से 4 घंटे आसानी से चले जाएंगे और आप कब खो जाएंगे उसमें। फिर आपको गिल्ट होगा, आपको फिर 3-4 घंटे गिल्ट में भी रहना है। अरे यार ये कैसे हो गया, अब दोबारा करूँगा। लेकिन यही प्रोसेस आप बार बार दोहराते रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मोबाइल को जितना हो सके अपने से दूर रखें। जब ज़रूरत है, जब काम पड़ रहा है उससे, तो आप तब उसका यूज़ करें। बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक लास्ट, अपनी ये जो सफलता है इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर फैमिली में मेरे दादाजी को मेरी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स और मेरे अंकल आंटी जिनके यहाँ मैं रहता था, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा इस सफलता को अचीव करने में। ओके। सो बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और अभी ये जर्नी खत्म नहीं हुई, थैंक यू सो मच। आगे भी आपको कहीं ना कहीं और आगे बढ़ते रहना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू।